स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर एक ऐसे खास मुद्दे से जो इस वक्त होना बहुत लाजमी है। हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस की। हमारा संविधान 70 साल का हो गया है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कितना वक्त लगा, कौन समिति में थे। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आप तक वैसे उन्हें टीच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारा संविधान, जिस पवित्र ग्रंथ को बनाया गया था यह सोचकर कि कोई किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेगा, हमारा जो रूलिंग सिस्टम है वो ठीक से चल सके, धर्मनिरपेक्षता का पालन हो, और ये वो कह सकते हैं कि हमारे पवित्र जो ग्रंथ बने हुए हैं उनसे भी ऊपर उठ करके, क्योंकि उसके फॉलोअर्स भी सब इसके अधीन आते हैं। यानी कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो है संविधान, जिससे हम सब लोग चलते हैं। आज मैं बोल पा रहा हूं वो संविधान की वजह से। आज अगर हम हमारी इच्छा से कुछ कह पा रहे हैं वो संविधान की वजह से। वो आजादी जिसे बरकरार रखा गया, आपका संचालन होना चाहिए, वह सब संविधान की वजह से। तो संविधान दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। और मैं इसी एजेंडे के साथ में आपको आज का मजमून दिखाता हूं और फिर हमारे जो पैनलिस्ट हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। सबसे खास बात यह है कि विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल हैं। गौरतलब है कि 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली प्रारूप समिति की स्थापना हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अंबेडकर को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद संविधान लिखने के लिए किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया। इस पूरे संविधान को अपनी खूबसूरत लेखनी में समेटा प्रेम बिहारी रायजादा ने, जिसका उन्होंने मेहनताना भी नहीं लिया। भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली में निहित है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। संविधान सभा पर अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपए आया। मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी, अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। अपनी खूबसूरत लेखनी से संविधान को सजाने वाले प्रेम बिहारी रायजादा थे, जिन्होंने इसका मेहनताना भी नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। इसमें अब 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और ये 12 भागों में विभाजित है। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान की धारा 74(1) में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता को मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख पीएम होगा। आज से ठीक 66 साल पहले भारतीय संविधान तैयार करने और स्वीकारने के बाद से इसमें पूरे 100 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है। भारत में किसी एक खास धर्म, जाति या जगह के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव नहीं है। संविधान को अपनाने से ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंतिम बार संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 3 बातें सुझाई थी। पहली, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान के सुझाए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हम क्रांति के खूनी रास्ते को छोड़ दें। दूसरी,
हमें अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान सम्मत रास्ता ही चुनना चाहिए। और तीसरा, जब संविधान सम्मत रास्ते खुले हों तो गैर संवैधानिक तरीके नहीं अपनाए जाएं। ऐसे तरीके महज अराजकता ही उत्पन्न करेंगे, जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का मूल स्वरूप निहित होना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय की स्थितियों पर गौर करें तो आज भी चुनौतियां जस की तस हैं। आजादी के बाद से आज तक जिस आदमी के विकास अथवा सुशासन का ढिंढोरा हर आम चुनाव में पीटा जाता है, उसकी माली हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। राजनीतिक दलों के अपने निजी हितों के लिए सारे समाज को सवर्ण, पसमानदा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक खेमों में विभक्त कर दिया गया है। नेताओं द्वारा अपने अपने वोट बैंक के मद्देनजर परस्पर अंतर संघर्ष के विष बीज बोए जा रहे हैं। तो चलिए, आपने मजमून देखा किस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया, कितनी मेहनत की गई, कितने विचारों का मंथन हुआ, तब ये पवित्र ग्रंथ तैयार हुआ। और हम उसी को लेकर के आज संविधान कहां खड़ा है, किस स्थिति में है, क्या वास्तव में जो संविधान की मूल आत्मा थी, बनाने वालों ने तो कितनी मेहनत की, वो आप देख सकते हैं, सुना भी होगा, पढ़ते भी होंगे, लेकिन हम उसे क्या मेंटेन कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। भारत के संविधान को लचीला बनाया गया, उसका बेजा फायदा हम लोगों ने हमारे हितों के हिसाब से भी करने की कोशिश की है और आपस में विरोध भी हुआ। लेकिन चलिए, जब संविधान ने इजाजत इस बात की देती है कि बहुमत के आधार से संविधान में संशोधन हो सकता है, तो वहां कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चीज आती है कि जो आरोप और प्रत्यारोप चलता है तो कहा जाता है कि ये संवैधानिक नहीं है। वो संवैधानिक नहीं है तो क्या है? और दूसरी बात कही जाती है कि नैतिकता के आधार पर संविधान में क्या नैतिकता को कोई जगह मिली हुई है, या फिर हमारे एक पारंपरिक प्रचलन है, या कहें कि हम ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको नजरों की शर्म करनी है, लेकिन नजरों की शर्म होती है। चलिए, AK जैन साहब हमारे साथ हैं, विधिवेता, और भाजपा से सुचंद साहू साहब हैं, हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी से भवन सिंह शेखावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं वकील साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज बड़ा ही रिलेवेंट डे है, हमें चर्चा करनी चाहिए इस पे। संविधान को लेकर के आज हम किस मोड़ पे खड़े हुए हैं? भारतीय संविधान, जो कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया, इसकी जो सारी मूल भावनाएं हैं, यदि हम इसके तत्कालीन प्रियम्बल को पढ़ लें तो उससे ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान वेत्ताओं की, संविधान सभा के लोगों का उद्देश्य क्या था इस देश को संविधान देने। संविधान में लिखा था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग स्वयं को एक संप्रभु, इस पूरे देश को, ताकि हम सॉवरेन थे, हम किसी के गुलाम नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक गणराज्य दे रहे हैं। और जिसका उद्देश्य क्या है? टू अचीव टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके सारे देश के लोगों को देने के लिए पहला उसमें लिखा था न्याय, जस्टिस। और कौन कौन सा जस्टिस? जस्टिस सामाजिक, आर्थिक, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और था साथ में उसमें राजनीतिक। अर्थात हमें पता था कि कहीं ना कहीं लेवल पर राजनीतिक अन्याय हो सकता है, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसके बाद था, सेकुलर शब्द इसमें नहीं था, पर इसकी जो दूसरी शब्द था लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, फेथ की, अपने अपने विश्वास की, और वर्शिप की, पूजा पद्धति की। तो जो द्वितीय भाग था उसमें साफ था कि ये सेकुलर शब्द जो बाद में इसमें जोड़ा गया वो नहीं भी जोड़ा गया था, तब भी द्वितीय भाग में स्पष्ट लिखा था कि इस देश के हर नागरिक को हम देना चाहते हैं इस बात की स्वतंत्रता को, वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे भी अभिव्यक्ति कर सके, कैसे ही अपने विचार रख सके, कैसा ही अपना विश्वास रख सके, और कैसे ही अपनी पूजा पद्धति को रख सके। और इसके साथ साथ फिर इसमें और भी बातें, दो बातें और कही गई थी, चार इसमें कहा था कि इक्वलिटी, स्वतंत्र, समानता उस समय भी है, बाद में हमें इसमें सोशलिस्टिक शब्द जोड़ा गया, पर जब सोशलिस्ट शब्द नहीं था तब भी प्रियम्बल में था कि इक्वलिटी किस किस बात की?
अपॉर्चुनिटी की, अर्थात सब लोगों को बराबरी की अवसर मिले, और स्टेटस की, जहां फिर हमारे जो भेदभाव, हमने जातिगत भेदभाव और विभिन्न तरह की डिग्रीज और जो राय बहादुर और पदियां खत्म की थी, और इसके साथ की थी कि इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट था कि फ्रेटर्निटी हम डेवलप करें, जिसमें कि देश की एकता और अखंडता के लिए, और नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य मात्र की डिग्निटी के लिए भी हम फ्रेटर्निटी करें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट था, और इसी में हमारी सारी की सारी भावनाएं नीति, बाद में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द इसमें जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट की, पर ये नहीं था तब भी समानता का अधिकार वहां पर मौजूद था, समान अवसर का अधिकार मौजूद था, और धर्म की धर्मनिरपेक्षता हमारी मूलभूत थी। उसके बाद 104 इसमें संशोधन किए गए। अब आप चाहे, कई बार ये डिस्कशन होता है कि सेकुलर शब्द तो हिंदुस्तान के संविधान में था ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ा गया। सोशलिस्टिक शब्द तो था ही नहीं, परंतु प्रिएबल में ही दोनों भावनाएं स्पष्ट कर दी गई थी कि इंडिविजुअल की भी समानता और बराबरी का अधिकार, समान अवसरों का अधिकार, और समान रूप से अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। एक तरह से निरपेक्ष बनाता है। धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान का मूल है। सामाजिक, जो जिसे हम समाजवाद कहते हैं, समाजवाद तो कहना गलत है, पर जो बराबरी का अधिकार है और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो हमारे संविधान का मूल है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की इंटीग्रिटी और एक आदमी की डिग्निटी, ये भी हमारे संविधान का मूल है। पर आज जिसका सबसे ज्यादा मखौल उड़ाया जा रहा है, तो सब इन्हीं चीजों का सबसे ज्यादा उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। सुजन साहू साहब के पास जाना चाहूंगा। साहू साहब अब एक लॉयर भी हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे आपने चीजें देखी हैं, और आज संविधान दिवस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान हमारा लचीला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लचीला, हमने बहुत ज्यादा लचीला बना दिया, इस तरह की चर्चाएं आम हैं। और क्या वास्तव में संविधान के जो मायने थे और संविधान की जो मूल आत्मा थी, बनाने वालों ने तो कितने संघर्ष के बाद में बनाया, और बनाने के पीछे उनकी पीड़ा, उनका मकसद, उनकी सोच ये थी कि प्रैक्टिकली उन लोगों ने अपने जीवन में जिया। आजादी से पहले जो लोग थे, जिन्होंने देखे हालात, उनको ये महसूस होता था कि हमारी भावी पीढ़ी या आने वाले लोग एटलीस्ट इन तरह की चीजों का सामना ना करें, और किसी के भी विचारों में, किसी के भी जीवन शैली में किसी का दखल ना हो, एक दूसरे के अतिक्रमण ना करें, चाहे धर्म हो, चाहे सोशल स्टेटस हो, अवसर हो। तो ये सारी चीजें उस दौर में सोच करके उन्होंने इसमें शामिल की, बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव उसके। लेकिन आज क्या वास्तव में उस आत्मा, उस आवाज, उस सोच को हम जिंदा रख पा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से संविधान सभा की भावना और संविधान के निर्माताओं की इच्छा थी कि आने वाले भारत में, भविष्य के भारत में संविधान ही जो है वो हमारी गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, और उससे हमारा पूरा जो है देश अनुशासित हो, पूरे देश में एक समानता हो। इक्वलिटी का मतलब एक विधान, एक प्रधान की व्यवस्था भी हमारे देश में आने वाले समय में हो, ऐसी भावनाएं भी रही। और उनकी इच्छा ये भी थी कि आर्थिक रूप से भी जो आर्थिक असमानता वो कम हो, गरीब थोड़ा जो है उन्नति करे, और जो लोग साधनों का संसाधन कर रहे हैं उन पर कुछ ऐसे राइडर लगे कि वो देश का अनावश्यक आर्थिक शोषण ना करें। इस तरीके की भावना थी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चाहे कारण कुछ भी रहा हो, राजनीतिक दलों ने, सत्ता में रहने वाले लोगों ने जो संविधान की मूल भावना थी वहां तक आज नहीं पहुंचे। आज भी हमारे देश में आर्थिक असमानता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। आज भी संविधान के मुताबिक जो है हमारे क्षेत्रवाद, जातिवाद के आधार पर कुछ जो है ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे हम हर नागरिक को बराबर नहीं रख पा रहे हैं। कश्मीर में जाए अलग कानून, महाराष्ट्र में जाए अलग व्यवस्था, कई अलग अलग प्रांतों ने अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं बना ली है। तमिलनाडु में जाओ तो उनके लिए अलग से कुछ प्रोविजंस बना लिए। तो ये भावना संविधान निर्माताओं की नहीं थी। राजनीतिक कुछ चक्कर में आकर के निजी स्वार्थों की वजह से राजनीतिज्ञों ने उस पूरी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। अन्यथा देश में निश्चित रूप से एक संविधान के अनुसार होता, हर नागरिक को समान अधिकार अगर दिया होता तो देश की उन्नति में और सार्थक होता, देश के आर्थिक विकास में सार्थक होता। और हमारा जो गरीब जो और गरीब होता जा रहा है, जिसके लिए कभी नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, वो नारा निश्चित रूप से हम प्राप्त करते। तो इसमें मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं
राजनेताओं ने जितना संविधान सभा ने सोचा था, जो दायित्व दिया था, उन पर जिम्मेदारी भविष्य के लिए डाली थी, उस जिम्मेदारी का सही प्रकार से निर्वाह नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में गर्व है कि हमारे संविधान ने हमें आज एक ऐसा जीवन जीने का, समानता का जीवन जीने का, हमें हमारे भाषण की स्वतंत्रता का, हमें आगे अपॉर्चुनिटी रूप में, या हमारी बात जो है न्यायपालिका के माध्यम से अगर कोई गलत हो रहा है तो उस बात के लिए भी हमें आवाज उठाने का हक दिया है। ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा नमूना है हमारा संविधान। पूरे विश्व में हमारा प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी संविधान दिवस हम चर्चा कर रहे हैं, अधिकार, कर्तव्य, बहुत सारी चीजें, उसकी प्रस्तावना जैसे कि अभी जैन साहब ने बताई। मूल जो एक आम आदमी समझना चाहता है कि संविधान क्या कहता है, तो उसके समझा सकते हैं हमें कि आप बाबा चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आप अपनी बात कह पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप अपनी पीड़ा मुझे बता रहे हैं, आप अपना अधिकार समझते हुए है कि मुझे और अच्छे से समझा पा रहे हैं। ये सब वो संविधान ही आपको ये राइट्स देता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वास्तव में हम कहां खड़े हैं संविधान को लेके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान की मूल भावनाएं थी, जैसा जैन साहब ने भी बताया, साहू साहब भी उसको मान रहे हैं कि वो वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। जैसे आम आदमी के लिए गरिमा में जीवन जीने का अधिकार उसमें दिया गया है, लेकिन आज तक हम आम आदमी को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार दे ही नहीं पाए हैं। यानी न्यूनतम वेतन भी हम इतना नहीं दे पाए कि वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। ये वर्तमान स्थिति हर राज्य की, जैसे राजस्थान का उदाहरण दूं, 213 रुपए यहाँ न्यूनतम वेतन चल रहा है वर्तमान के अंदर। तो ये संविधान निर्माताओं ने जो अंग्रेजों के जुल्म सहे थे, वो सारी चीजों को देखते हुए कि वहां कोई बोल नहीं सकता था, वहां कोई न्याय के लिए नहीं जा सकता था, कोई दरवाजा वो खटखटा नहीं सकता था, हुकूमत ने जो कह दिया वो ठीक है। चंद लोग इतने ज्यादा थे जिनके ऐशो आराम थे, आम आदमी किस गरीबी हालत में जीता था, वो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने देखा कितना समाज का शोषण है, किस तरह से गरीब आदमी को पानी भी नहीं पीने दिया जाता, किसी कुएं के ऊपर वहां पर भी पाबंदी है। आज उसको जो है चलने तक का अधिकार नहीं था। सड़कों पर दलितों को चलते वक्त अपने आगे थूकने की वो लगा के चलना पड़ता था कि आप सड़क पे नहीं थूक सकते। ये अंग्रेजों के राज में जो अत्याचार थे उन सबको खत्म करने के लिए, और फिर बोलने का अधिकार, आपको आज नीचे से एक न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार, ये सारा देता कौन है? ये हमारा संविधान देता है। संविधान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे 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 पैसे वाली और जो ताकतें हैं हमारे देश में, जो हमेशा से रही है, राजशाही ताकतें रही थी, उस समय उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। आज पैसे वाले लोगों ने इन सबको टेक ओवर कर लिया है। आज न्याय पैसे से मिलता है। आज वकील कहता है कैसा न्याय चाहिए, साहू साहब बैठे, आज ऐसे ऐसे वकील हैं जो ये कहते हैं आपको क्या चाहिए न्याय, ये चाहिए, इतने लाख रुपए लगेंगे, मैं सारी सेटिंग करूंगा और आपको न्याय दिलवा दूंगा, पैसा आपका लगेगा बस। अगला पैसा देता है, न्याय खरीद लेता है। आज मैं अपनी नौकरी की कहूं, आज कानून में यह विधान है कि 90 दिन में एक मजदूर को अगर नौकरी से निकाला जाता है तो उसको नौकरी पे 90 दिन में डिसीजन हो जाना चाहिए अगर कोर्ट के द्वारा। आज मुझे खुद को 17 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, लेबर कोर्ट में ही सुनवाई नहीं है। अब उसके आगे हाई कोर्ट, सेशन, वो डीबी और फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी मेरी जिंदगी तो रिटायरमेंट आ गया मेरा और मेरा काम तमाम हो चुका है। तो ये जो व्यवस्था है, आज भी न्याय किसको मिल रहा है? पैसे वालों को न्याय मिलता है। वहां स्पेशल कोर्टें बन जाती है, अगर सरकार चाहे तो रात को भी कोर्टें खुल जाती है। स्थितियां देख रहे हैं ना आप देखते हैं हालत क्या चल रहा है। आज संविधान का कितना दुरुपयोग हो रहा है कि जो चाह रहा है वैसे उसको मोड़ रहा है। संविधान ऐसा नहीं बनाया गया था संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने सबको समानता का जो अधिकार दिया। जैन साहब ने भी जैसा कहा, साहू साहब ने भी कहा, आज अगर वो हमारे देश में होता तो कितना बढ़िया संविधान बना हुआ है। दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से हमारे लोगों ने, यानी फूल दुनिया से बेहतरीन फूलों को चुन चुन के इस संविधान में शामिल किया, इस बगिया में, कि भारत एक ऐसी बगिया बने जिसमें हर किस्म के फूल खिले, हर एक को आजादी मिली। आप अपनी पूजा खुद कर सकते हैं, अपना धर्म अपना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आजादी, सब आजादी इसमें दी गई है। लेकिन आज उसके ऊपर बहुत पाबंदियां लगी है। आज अगर आप बोलते हो तो आप राष्ट्रद्रोही हो सकते हो, आपका अगर जरा सा कुछ करते हो तो आपको सरकार कुछ भी कर सकती है। तो कई हथकंडे जो अपना करके जो आजादी जो हमें मिली संविधान की, आज उसको कुचला जा रहा है, जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संविधान की अवमानना कर रहे हैं लगातार, और इसका दुरुपयोग जैसे आपने देखा 104 संशोधन है, अपने अपने हिसाब से संशोधन भी बहुमत के आधार पर कर रहे हैं। आपने एक बात बड़ी कही लास्ट में अभी कि हर अपने हिसाब से चला रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता। सरकारों ने एक तरह से
निरंकुशता या तानाशाह रवैया अपना रखा है, जो मैं समझ पा रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? अब हम बात कर रहे हैं पूरे देश खुली आजादी नहीं, है। आज नहीं, खुली आजादी किसको है? आज आप देखिए पूरे देश में हालत कितने संकटपूर्ण बन गए हैं कि कोई बोल नहीं पा रहा, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। आज आपने वर्तमान ताजा उदाहरण अपने सामने महाराष्ट्र का चल रहा है कि वहां 12 घंटे में कैसा खेल तमाशा होता है कि जिसकी हद ही नहीं है। ऐसी क्या आपातकाल स्थिति आ गई? संविधान ने अधिकार दिया है, जिसका बहुमत सरकार बना सकती है। अगर बीजेपी के पास बहुमत सरकार बननी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका एक संवैधानिक दायरा बनाना, उस दायरे को किस तरह से ताक में रखा गया, किस तरह से कार्रवाइयां की गई, ऐसी क्या जल्दबाजी है? मुझे समझ में नहीं आया। रात को 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सब कुछ हो जाता है, तो ये संविधान का अपमान ही है एक तरह से। मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं वापस एक बार जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, आज भी अगर हम ये कहें कि आजादी कितने साल बाद में भी ये सब एट्रोसिटी, महिलाओं के लिए अलग से कानून, हमारा जो सिस्टम कायदे से विधायिका को कानून बनाना चाहिए, ये संविधान ने राइट दिया है, लेकिन लंबे समय बाद में जब लगता है कि कानून नहीं बन पा रहा है, ये सिस्टम खत्म नहीं किया जा रहा है, जनता पे भारी पड़ रहा है, अदालत को अपने विशेष अधिकारों का उसमें दखल करना पड़ता है। और ये सब जो चीजें हैं, अगर आजादी के इतने साल बाद और संविधान के 70 साल बाद भी अगर वास्तव में जिन कंधों पे जो जिम्मेदारी है हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या लगता है? आज भी आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़ी के नीचे उतार दिया, एक जगह से पानी नहीं भरने दिया जा रहा, किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, किसी को यहां नहीं बैठने दिया जा रहा। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो आजादी के इतने साल बाद भी हमने सोच तो सारी चीजें ली कि आजादी भी मिल गई, सिस्टम भी डेवलप हो गया, बड़े बड़े हमने काम भी कर दिए, लेकिन कहां समझे इसको? सोच नहीं बदल पाई हमारी, या फिर करना ही नहीं चाह रहे हम लोग अभी? ये जो संविधान निर्माता थे, निश्चित रूप से वो इस चीज को जानते थे कि राजनीतिक दल अपने निहित वोटों के लिए या निहित स्वार्थों के लिए कई बार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी करेंगे, संविधान को अपनी तरीके से घुमाने का भी प्रयास करेंगे। और इसीलिए उन्होंने आदमी की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मूल अधिकार देश के नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई। और साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की गई कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, राजनीतिक दबाव से जहां तक संभव है मुक्त रहे। और हम कहेंगे कि ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। जितने भी देश समकालीन हमारे साथ आजाद हुए थे और जो या हमसे कई डेवलप्ड कंट्री भी है, उनसे ज्यादा इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। और जब भी स्थिति आई, जैसे शुरुआत में हम उदाहरण लें, शुरुआत में यह आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 जो है कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत यदि कोई कानून प्रभाव में है तो वो अवैध व शून्य होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसी आधार पर कई कानूनों को अवैध व शून्य डिक्लेयर किया। पहले ही केस में ये स्थिति आई कि पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं वो निश्चित रूप से अपनी शक्तियों के दम पर और पावर को यूज अप करने की कोशिश करती हैं, हर देश में ये होता है, और उसी को रोकने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये संविधान में संशोधन किया गया और ये आया कि सब संविधान का संशोधन का मतलब संविधान के किसी भी भाग को किसी भी तरह का संशोधित करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन जो भी कई मामले से जिसमें स्टेट्स की जमीन आती है, तब सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती का निर्णय आया जिसमें कहा था कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन एक मत से भी चाहें तो संविधान के मूल स्ट्रक्चर के विपरीत कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, चाहे कानून के माध्यम से और चाहे संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी आधार पर अभी जो एनजेपीसी बिल लाए थे, न्यायिक अपॉइंटमेंट्स के बारे में बिल लाया गया था, लेटेस्ट वो है, इससे पहले कई संशोधनों को निरस्त किया, उसको निरस्त किया गया है। तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो आइडियल गोल थे, जो हमारी लिबर्टी थी, स्टेट बराबरी का अधिकार जो हमें दिया गया था, वो अचीव नहीं कर पाए। और इसके बहुत बड़े कारण ये भी हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, एक जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी एक अपनी अलग मजबूरी होती है काम करने की, और इसीलिए ये जिम्मेदारी से। पर अब निश्चित रूप से सारे बर्डन्स के बाद भी आज कम से कम हमें ये तो मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से यथासंभव, न 100% तो नहीं कह सकते, पर फिर भी मौके बेमौके हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने अपने आप को साबित किया है कि संविधान को वो नहीं, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान बना,
हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, उन देशों की हालत हम देख रहे हैं कि संविधान की और प्रजातंत्र की वहां क्या हालत हुई, और उसके मुकाबले आप देखें इमरजेंसी का समय आया, एक बार ऐसा लगा कि देश से प्रजातंत्र चला जाएगा, 2 साल बाद ही सारी स्थिति पलट कर कुछ और आ गई। शायद हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पर कोई मिलिट्री कूप या रिबेल की बात नहीं हुई हमारे साथ समकालीन देश से। जी, मैं साहू साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार। आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कानून के जानकार हैं, ये बड़ी बात है। जैसे अभी चर्चा चली, जैन साहब ने बताया और हालात भी दिखते हैं, वोट की राजनीति। मुझे लगता है कि जब संविधान की रचना हो रही थी उस वक्त कहीं किसी के जहन में कौन सत्ता का सुख भोगेगा, कहीं कोई वोट मेरा होगा कि नहीं होगा, तमाम चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, उससे ऊपर उठ करके सोचा गया। लेकिन आज हम हर जगह वोट की राजनीति, आज संविधान की मूल आत्मा को भी बदलने की कोशिश की, जिसकी सबसे बड़ी वजह वोट रहा। देखिए योगेंद्र जी, वोट की राजनीति की तो कहीं न कहीं प्रभावित करती है, इसको मैं इनकार नहीं करता। लेकिन सारे सिनेरियो को देखें तो संविधान ने जिन जिन लोगों पर दायित्व डाला, वो सारे स्तंभ कहीं न कहीं जो है दायित्व का सही प्रकार निर्वाह नहीं कर सके। जिनको संविधान का निर्माण करना था, कल्याणकारी भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उन्होंने उतना कल्याणकारी भारत को लक्ष्य देख करके जो है संविधान संशोधन में भाग नहीं लिया, किन्हीं किन्हीं कारणों से लिया। और इसी तरीके से जो कार्यपालिका पर डाला कि कार्यपालिका इनको एग्जीक्यूट करेगी तो कानून बने, लेकिन कार्यपालिका ने उन कानूनों को एग्जीक्यूट नहीं किया। बहुत सारे कानून आज भी जो है खामोश बस्तों में पड़े हैं, जो जिसकी गरीब लोगों को आवश्यकता है। समानता की, आर्थिक समानता की बात करें तो वहाँ बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विशेष करके कृषि और मजदूर से संबंधित बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको कार्यपालिका एग्जीक्यूट करना अपना दायित्व समझती ही नहीं है। तो इस सारी में कार्यपालिका विफल रही। लेकिन हमारे को, मैं न्यायपालिका का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी पीड़ा आज के समय हमें न्यायपालिका से है। न्यायपालिका पर तो यह दायित्व था कि वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों को नियंत्रण करेगी, लेकिन न्यायपालिका ने आज भी जैसे हालात बन गए, गरीब लाइन में खड़ा है, 30-30, 40-40 साल से अपीलों में इंतजार कर रहा है कि उसको न्यायपालिका निर्णय देगी। ना हाई कोर्ट दे पा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट दे पा रहा है। लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौट रहे हैं आपके पास में एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर बात कर रहे हैं हम संविधान दिवस की। संविधान हमारा 70 साल का हो गया है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस मूल भावना के साथ में संविधान लागू किया गया और हम कहां खड़े हुए हैं। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आज संविधान जिस मूल प्रस्तावना और आत्मा के साथ में शुरू किया गया था, क्या वास्तव में आज हम उससे सही तरीके से संजो करके रख पा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, संविधान तो हमारा पाकिस्तान और भारत का संविधान एक साथ बना था। तो दुर्भाग्य रहा कि 1946 से बनना शुरू हुआ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। उस बीच में देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान हो गया और हिंदुस्तान हो गया। तो उसी पार्ट में हम एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। हमारी देखिए संविधान पीठ के जितने थे 299 सदस्य थे और 26 आज के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अम्बेडकर ने सौंपा था। इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लागू तो हम 26 जनवरी से कर रहे हैं, जिससे कि हम गणतंत्र तैयार होकर के और उसे स्वीकार कर लिया गया था आज के दिन उनको दिया गया था। लेकिन मैं ये कहना कि संविधान में तो सबको अधिकार समान दिए हैं, चाहे भले राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, केवल 18 साल का बच्चा है या एक नागरिक, कोई भी नागरिक है हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे भले राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक, उसमें कोई अधिकारों में कोई किसी को नहीं बताया गया वही उसको राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि राष्ट्रपति को वो अधिकार मिले दूसरे वाले। लेकिन मानव के जो अधिकार जो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से दिए वो समानता का अधिकार दिया है। लेकिन समय समय पर संविधान को जिस प्रकार से तोड़ा मोड़ा गया, और वो कौन तोड़ मोड़ रहे, जो कि उनके ज्ञाता होते हैं और सारी चीज होते हैं। अब देखिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि आप जिस तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप और जिस प्रकार की चीजें हो रही है, और पार्लियामेंट में अभी आर्थिक आधार पर जो दिया था आरक्षण, वो संविधान को विच्छेद, संविधान में ऐसा नहीं, लेकिन संविधान का संशोधन किया गया
और वो 101वां संशोधन कहलाया। तो मैं मान के चलता हूँ कि संविधान में बार बार संशोधन हुए और बहुत चीजें बदलाव करके, क्योंकि हर चीज में मैं मान के चलता हूँ कि समय अनुसार कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन तय है कि राष्ट्रपति को कितना तनख्वाह मिलेगी, क्या कुछ मिलेगा, ये संविधान में सब कुछ है, मंत्री को क्या अधिकार, सारे संविधान ने दे रखे हैं। लेकिन सही बात है कि संविधान ने आम व्यक्ति की रक्षा के लिए बनाया था, वो रक्षा का मूल उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। इसका कारण है जो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, जिसमें न्यायपालिका भी है और प्रशासनिक व्यवस्था भी है और विधेयिका भी है, तीनों अगर अपना काम सही ढंग से करें तो संविधान के अनुरूप हो तो देश एक बहुत बड़ा उपलब्धियों वाला बन सकता है। लेकिन नहीं, गरीब आदमी की, आप सुप्रीम कोर्ट में गरीब आदमी जा सकता है कि न्याय के लिए? सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उस वहां के दायरे में खड़ा होने के लिए एक दिन के तो वहां के एडवोकेट 1 घंटे के 10 लाख 20 लाख अगर लेते हो तो उस गरीब व्यक्ति को कहाँ है? वो ये जरूर कहा जाता है चीफ जस्टिस द्वारा कि अगर गरीब व्यक्ति आएगा तो उसको हम कानूनी सलाह और निःशुल्क देंगे, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ कैसे प्राप्त करेगा? ऐसी कोई व्यवस्थाएं कायम ना तो सुप्रीम कोर्ट में है, ना हाई कोर्ट में है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ना नीचे के कोर्ट में है। कहते तो है मिलती है, लेकिन उसको किस तरह से प्रचारित किया जाए, उसको किस प्रकार से आम व्यक्ति को भला कैसे हो, उसका इसके ऊपर एक ध्यान रखने की जरूरत न्यायिक अधिकारियों की भी है और जो जागरूक नागरिक है, जिसमें कि एडवोकेट सबसे ज्यादा उनका दायित्व बनता है कि वो आम नागरिकों के अधिकारों को कैसे दिलाए। आम यही तो एक है संविधान का विश्लेषण करने का सारा चीज एडवोकेट्स के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि जब संविधान पीठ बनी थी उसमें बहुत सारे एडवोकेट थे। कुछ चीजें ऐसी आई हैं सामने कि वोट की राजनीति काफी हावी रही है हमारे संविधान की। अभी जो वर्तमान पीढ़ी कहें या फिर जो पिछले कुछ साल से, तो इस वजह से मूल जो प्रस्तावना है हम उससे भी भटक गए। देखिएगा कि वोटों की राजनीति नहीं तो इस देश को तोड़ा मरोड़ा है अपने तरीके, सत्ता किस प्रकार से कायम रहे और सत्ता किस प्रकार से हासिल हो, इसलिए संविधान को वोट किस प्रकार से बढ़े। वही तो करा था, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का नतीजा क्या था? वो तो ये था कि वोट कैसे बढ़े। अब ये तो कहा गया क्योंकि कोई भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए अब संविधान में देखिए 124 संविधान संशोधन हुए। केवल आर्थिक आधार नहीं, आरक्षण का तो मूल जो आधार रहा बाद में हम उससे भटक गए। कोशिश तो यही थी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता के लिए शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वो आ सके, लेकिन अभी मूल क्या हो गया? 10 साल तक का था, लेकिन वोट की राजनीति के लिए सब हर साल बढ़ा रहे हैं, 10 साल बाद फिर बढ़ा देते हैं। 10 साल के लिए प्रावधान सिर्फ इलेक्शंस के लिए था, बाकी नहीं था। लेकिन अब उसको इलेक्शन में आज तो ऐसा बरका छत्ता हो गया कि उसमें कोई अब नीचे खड़े होकर पत्थर कौन मारे अब उसमें। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान जो बना, वो संविधान तो हमारे सबकी रक्षा के लिए बना। अब रक्षा किसकी हो पा रही है? पैसे वालों की, सत्ता के लोगों की, मतलब आम लोग की सुरक्षा नहीं हो पा रही। जिसको संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि आम व्यक्ति किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा देश में, उसको क्या क्या मिल सकता है, उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो निश्चित आम नागरिक को ही सब कुछ देना है। लेकिन आम नागरिक पीछे हो गया, यहाँ पर सत्ता के जो बड़े लोग थे वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ साथ में जो विशेषज्ञ उसमें शामिल है, क्योंकि सत्ता के सुख को भोगने वाले कोई राजनेता के साथ साथ उसमें एडवोकेट भी हैं और पत्रकार भी हैं, बाकी सारे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं सब उसका उपयोग करते हैं। वापस आ रहा हूं आपके पास में, एक बार भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एक आपने आरोप लगाया अभी और मैं जवाब भी लूंगा फिर साहू साहब से उस पर, कि स्थितियां बदल रही हैं और तानाशाह रवैया जो मैं समझ पा रहा हूं आप सीधे सीधे एक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी तक ये कहा जाता है हमारे संविधान में 2 चीजें दी हुई हैं, जैसे गवर्नर की भूमिका को लेकर के शायद आप सवाल खड़ा करना चाह रहे होंगे, उसमें स्वयं विवेक शब्द भी दिया हुआ है और संविधान में नैतिकता कुछ कही हुई नहीं है, लेकिन नैतिकता हम लोग जोड़ते हैं कि नैतिकता के आधार पर। बाकी अगर संविधान सम्मत अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जिन पर उंगलियां उठ रही हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि हाँ जिस पे उंगली उठाई जानी चाहिए। हाँ, लेकिन बात यह है कि नैतिकता की दुआई देने हमने शुरू कर दिया कुछ चीजों को, और कि स्व विवेक का फायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि रवैया इस तरह का हो गया है? अभी आप देख रहे हैं कि देश में पिछले सालों में आप देखा है कि मॉब लिंचिंग के नाम से लोगों को घेर के मारना और सरकार के द्वारा कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठाना,
एक नया ट्रेंड जो डेवलप हो रहा है और सरकार की प्रतिक्रिया उसके खिलाफ मजबूत नहीं आ रही है। नहीं, सरकार राजस्थान में चलो, लेकिन अभी ये ट्रेंड चला है ना, एक संविधान का किस तरह से दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और आपने राजस्थान में तो देखा भी है कि उनको बरी करा दिया। राजस्थान ने कानून बाद में बनाया, लेकिन आपने देखा कि पहलू खा के मामले में हालत क्या हो गई कि उन्हीं को मुलजिम बना दिया, जो मर रहे हैं उनको भी मुलजिम बना दिया। पुलिस की जो दुरुपयोग जो आप अभी कह रहे थे, वो दुरुपयोग उस मामले में हुआ, वो आपको भी पता है। तो ये जो परिस्थिति है अभी जो हो रहा है महाराष्ट्र में, तो रातों रात ऐसा क्या 12 घंटे में कुछ बदल रहा था? अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही थी, बहुमत था, तो आराम से दिन के उजाले में बना सकती थी। क्या था, सुबह जाते, गवर्नर को चिट्ठी देते, मीडिया को बुलाते, बोलते, वो अपने स्वविवेक की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 13-14 दिन तक लगातार बीजेपी को उन्होंने मौका दिया। जब बीजेपी ने जाके मना कर दिया उनको कि हम सरकार नहीं बना सकते, उसके बाद उन्होंने 2 दिन का समय नहीं दिया विपक्ष को। इसीलिए ये लग रहा है ना कि आप एक तरफ विपक्ष, जहां सत्ता पक्ष को 13 दिन तक समय देते हैं, वहां आप 2 दिन का समय वो मांग रहे, नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने दावा पेश करने की कोशिश की, तो आपने रात को 12 बजे तक का समय दिया, आपने 8 बजे ही जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और हाथों हाथ मंत्रिमंडल मीटिंग हो जाती है केंद्र में, सेम डे में मीटिंग हो जाती है और सेम डे में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये कौन सी बात है? ये तो आप कुचलने का काम कर रहे हो, संविधान का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या किया आपने? अगर आप वैधानिक रूप से काम कर रहे थे तो आज अभी देखिए रात को 11 बजे उन्होंने आपको प्रस्ताव दिया, बता रहे हैं जैसा, तो क्या रात को 12 बजे मंत्रिमंडल मीटिंग हुई केंद्र सरकार की? क्या उसने रिवोक किया उसके अंदर? ये सब संविधान तो की, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पेश कर दिया। नहीं वो कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी ना। अरे साहब, पेश करना एक अलग सब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट बनाना तो अपन भी बैठ के दूसरे दिन भी बना सकते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है। जब फंस जाओ तो आप बना भी सकते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रात को ना तो कोई पीएमओ जागा हुआ था, ना रात को सर्कुलेशन से हो जाती कैबिनेट, तो वो मान लिया मैंने कैबिनेट, लेकिन कैसे हुआ? कोई मीटिंग हुई नहीं दिल्ली में, ना उसके सर्कुलेशन से होता है, कैबिनेट नहीं हुई। अरे साहब, हुई नहीं। अगर संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को एक स्पेशल राइट है जिसके यूज करके और ऐसा कर सकते हैं, स्पेशल पावर का यूज कर, स्पेशल बिल्कुल इमरजेंसी पावर को यूज, इमरजेंसी पावर का सत्ता का वही दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो मुझे लगता है कि मैंने भी संविधान में ये राइट्स को जब पढ़ा कि इसमें क्या हो सकता है, तब उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को स्पेशल राइट है जिसके अनुसार बिना कैबिनेट के भी वो राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकते हैं कि हम वहां पे सरकार गठन की हमारी पूरी तैयारी है और आप इसको विड्रॉ करें। तो राष्ट्रपति अपना ऑर्डर जारी कर सकते हैं, राज्यपाल को अधिकृत कर सकते हैं। योगेंद्र जी, आप एक बात इसमें देखिए कि विपक्ष वहां पर आ रहा था अपना पेश करने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी कि हम जो है कल पेश करेंगे हमारा जो है जाके राज्यपाल को। उसी बीच में दुरुपयोग है, ये सदुपयोग, वही हमारा कहना भी यही है। मैं यही अगर बहुमत उनको कोई आपत्ति नहीं, लगाते थे कांग्रेस पे, आप वही काम यही करने लग रहे। हाँ, ये ठीक। अभी एक नेता ने, बीजेपी के ने माना कि कांग्रेस यही करती है, तो मैं आप भी वही कर रहे हो ना, तो फिर क्या फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में? मुझे बता दो। अगर आप भी वही कर रहे हो कि सत्ता को कायम करने के लिए हम सब चीज का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर आप में कहने के लिए फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे दूध के धुले हुए हैं। आज आप देखिए, वो अजीत पवार के लिए वो वीडियो चल रहा है, वो कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री कि जेल में चक्की पीसिंग उनके 3 बार वर्ड है। जैसे वो एक फिल्म में है ना, पिसिंग, वैसे वो बोल रहे हैं पिसिंग। अभी खंडन कर रहे हैं एसीबी, आज तो अभी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक उस व्यक्ति के लिए जिसको वो कह रहे थे जेल चक्की पिसिंग, उसको उप मुख्यमंत्री की शपथ उसके साथ ले रहे हैं वो, तो इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? मैं क्या वाली बात कह दी, क्या इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मतलब सत्ता का जवाब दे रहे हैं अभी साहू साहब, जवाब दे रहे हैं। साहू साहब, यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है, मुझे जो लगता है कि ये पहली मर्तबा नहीं, ये कारण ये कि आज पैनल्स पे कांग्रेस जाती नहीं, तो कांग्रेस से भी सवाल उठते हैं कि 1967 में राजस्थान में भी कुछ इस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं। बहुत बार हुआ है। हाँ, इंदिरा गांधी जी के वक्त तो बहुत बार। और जिन 356 राष्ट्रपति शासन का विरोध अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर के और बाबरी मस्जिद को गिरा दी गई थी, राज्यों में 4 भाजपा की शासित सरकार थी, हटा दी गई थी। उस समय जब डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि ये मूल जो भावना और आत्मा है संविधान की, उससे बिल्कुल अलग हट करके काम कर रहे हैं और हमारे पावर्स का हम बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये मतलब बाकायदा, ये तो देखिए ऑन रिकॉर्ड बात है, हमेशा बीजेपी इस बात का विरोध करती रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन वापस बीजेपी भी उसी ट्रैक पे है। तो इस वजह से आज जवाब हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पैनल में आती नहीं है,
देखिए योगेंद्र जी, आप बात करो इमरजेंसी के टाइम सरकारें गिराने की या बाबरी मस्जिद के समय की, उस समय प्रजातांत्रिक सरकारें थी, बहुमत में थी और कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि मुख्यमंत्री उस सरकार को चला नहीं पा रहे हो। लेकिन आप उसकी तुलना महाराष्ट्र से कर रहे हो। महाराष्ट्र में लंबा टाइम गुजर गया, राज्यपाल ने इंतजार करते करते बीजेपी को न्यूनतम मिला, बीजेपी ने भी बाद में मना कर दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं, और उसके बाद में जो शिवसेना का प्रतिनिधि आया उद्धव जो है, उसने भी कहीं जैसा कोई राज्यपाल जी को बहुमत दिखाया नहीं कि ये देखिए मेरी ये लिस्ट है, इतने लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में एक निश्चित टाइम के बाद जब सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का ही प्रावधान है, और उसी के तहत राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल ने रिकमेंड की और राज्यपाल की रिकमेंड पर राष्ट्रपति शासन लगा। अब चूंकि राज्यपाल के सामने ये फैक्ट आ गए कि प्रजातांत्रिक सरकार बन सकती है, उन्होंने देख लिया कि कोई कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति नहीं है, दोबारा राज्यपाल जी की रिकमेंड गई केंद्र को, तो केंद्र ने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में उनके सामने जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लिस्ट सौंपी है, उस लिस्ट में सपोज बहुमत है, जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर शुदा पत्र उसके साथ में लगा है, उन्होंने नेता माना है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास में कोई सूची पेश करके कहे कि ये देखिए इतने विधायक मेरे साथ हैं, इतने में से मेरे पास बहुमत है, तो राज्यपाल के पास मैं आपकी बात से सहमत हूँ साहु साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए किसी को बुलाया भी नहीं, बहुमत आएगा, विधायक को भी नहीं बुलाया मिलेगा, साहब मैं मानता हूँ राज्यपाल को जब किसी को बहुमत मिलेगा तो आएगा ही। रात को नहीं रात भर सारा कार्यक्रम तय करिए, रात को कितनी बजे तो लिस्ट ली और कितनी बजे क्या सुबह नहीं, देखिए एक दिन का तत्काल आप जल्दबाजी महाराष्ट्र का लगाने में जल्दबाजी और हटाने में जल्दबाजी, ये दुरुपयोग नहीं है। पहला और आखिरी उदाहरण नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, ये तो हरियाणा में और बहुत सारे उत्तर प्रदेश मैं तो कह रहा हूँ आप कई बार ऐसा हुआ है। आपके नहीं हुआ, वो तो सही कह रहे हो, पहली सरकार हमारी गिराई गई 1951 में, पहली सरकार हमारी गिराई गई। आपकी पार्टी दीनदयाल जी वाली पार्टी है, आप तो नैतिकता वाली बात करते हैं, चरित्रवान पार्टी है। यहाँ बात नैतिकता की नहीं, यहाँ बात के प्रावधान की है। नहीं संविधान में नैतिकता है नहीं, राजधानी कैसे कब्जे में की? सबसे बड़ी बात यही है, संविधान में नैतिकता शब्द नहीं जुड़ी हुई है, नैतिकता हम लोगों ने जोड़ रखे। वैसे तो अगर देखें तो गवर्नर को जो विशेष रूप से अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत उन्होंने काम किया, इसमें कहीं कोई मुहूर्त नहीं है। ये तो मैं कहूं 8:05 पे वो सूर्योदय से पहले भी शपथ करा सकते थे, तब भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। उनके सामने बहुमत से संतुष्ट होना था, बहुमत से संतुष्ट हो गए। अरे आप एक बात तो देखें, कोई भी शपथ ग्रहण अगर मुख्यमंत्री का होता है, आप जिस वक्त राष्ट्रपति शासन की पेशकश की रही थी और सिफारिश की गई थी, वो परिस्थिति क्या थी और ये परिस्थिति इतनी जैसे परिवर्तन कैसे हो गया। आप देखो सुनिए, जिस पार्टी से आप समर्थन लेने जा रहे हो वही पार्टी पहले कह रही थी हमको एक दिन का समय दे दो, जब समय नहीं दिया गया राज्यपाल को, क्योंकि उनके अनुसार निर्णय नहीं हो रहा था, इसलिए समय नहीं दिया। अब कौन सा राज्यपाल ने समय दिया है? अगले चला करके बहुमत का लेटर लेके आए, 30 तारीख तक का दिया, 30 तारीख से पहले बहुमत सिद्ध करो, कैसे समय नहीं दिया? आप क्या बात करते हो? यही तो आपकी पार्टी के, अगर किसी संविधान में ये हो जाता कि किसी पार्टी से संबंधित राज्यपाल नहीं बनेंगे तो ये सब स्थिति नहीं पैदा होती। ठाकरे जी बहुमत का लेटर लेके नहीं गए थे, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते पहले और आपकी बहुमत का लेटर लेके गए, यहाँ बहुमत नहीं होता, बहुमत का लेटर पेश किया गया। एक बात उठती है, अगर विपक्ष पेश करता तो क्या आप राष्ट्रपति शासन हटाते? राष्ट्रपति जी ने 2 दिन निश्चित रूप से, अरे राष्ट्रपति जी ने 2 दिन का सम्मेलन बुला रखा था राज्यपालों का। जी वह बहुत बड़ा गए गए ही नहीं, इनको पता था, हमको तो साजिश में शामिल, वो भी उनका अधिकार है। और उसके बाद आप गए क्यों शाम को? वो भी उनका अधिकार है। श्याम सुंदर जी, ये तो अनावश्यक शंका की बात है। नहीं, शंका की थोड़ी है, तो सामने जो दिखता है वो सीधा राज्यपालों के सम्मेलन में 100% तो कोई से सम्मेलन में नहीं रहती है, कहीं नहीं कोई बीमार हो जाए तो अलग बात है, अस्पताल में हो तो अलग बात है। इस स्टेट में हर समय गतिविधियां चल रही हो, जहाँ का राज्यपाल राष्ट्रीय शासन के तहत हेड हो, वो कैसे छोड़ के जाएगा? फिर कैसे चले गए? फिर डिनर में चले गए, पहले नहीं गए आप, डिनर पॉलिटिक्स में चले गए। ये आप साहू साहब, ये प्रश्न चिन्ह कर सकता है, देश का पैसा है, राज्यपाल के डिनर में चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। देखिए जैन साहब, हमारे यहाँ पे कई घटनाएं जो बनती हैं वो राजनीतिक दलों को, आम जनता को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, और मुझे लगता है कि संविधान जो लचीला बना हुआ है, जब लगता है कि ये चीजें दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसमें हम संशोधन करते हैं।
कई बार देखा जाता है महाराष्ट्र एक नई प्रयोगशाला के रूप में पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जाना जाएगा जब भी कभी बात आएगी। क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, गवर्नर्स की क्या आवश्यकता है, गवर्नर्स राइट्स जो उनको मिले हुए हैं क्या वास्तव में उन अधिकारों का पालन कर रहे हैं कि या उनका बेजा फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें दिया हुआ है कि स्वयं विवेक शब्द, नैतिकता शब्द हमारे संविधान में नहीं जोड़ा हुआ, लेकिन स्वयं विवेक शब्द कई जगह में, हाँ, ये जरूर उसमें दिया हुआ है। तो क्या माना जाए इससे, क्या वास्तव में बीजेपी जो 356 के अधिकारों का ही ये मानती थी कि तो वॉयलेशन है रूल्स का, अक्सर कहा करती थी, क्या वास्तव में वक्त आ गया कि अब राजनीतिक दलों को खुद को विचार करना चाहिए ये तो कि हमें क्या करना है गवर्नर्स की भूमिका पर, क्या नहीं करना है। पिछले दिनों ये भी सवाल उठे कि गवर्नर की आवश्यकता क्या है। देखिए, पहली चीज आपने कहा कि महाराष्ट्र में नया प्रयोग हो रहा है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में नया प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, आजादी से पहले भी विधानसभाएं थी, विधान मंडल थे और बंगाल में अंग्रेजों ने बना दिया। बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि थोड़े दिन बाद गिर गई। सिंध में भी बनी थी और एक जो अभी पाकिस्तान में कोई प्रोविंस चला गया है उसमें भी बनी थी। तो ये तो एक्चुअली राजनीतिक सौदे होते हैं। जब राजनीतिक सौदे होते हैं तो सिद्धांत सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं, सिद्धांत कोई मायने, इसी वजह से नैतिकता शब्द नहीं जोड़ा उसमें। नैतिकता शब्द तो हम ये मान के चले थे कि नैतिकता तो इनहेरेंट है, मॉरलिटी तो सब में है ही सही, और उन्हें संविधान निर्माताओं को ये पता नहीं था, स्थिति नहीं। दोहन तो बहुत ईमानदार। चलो एक बार जैन साहब पूरी बात है। आर्टिकल 356 जिसके तहत, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में आर्टिकल 356 का प्रयोग तो राज्यपाल ने पहले किया जब विधानसभा को सस्पेंडेड एबिनेशन में डालने की, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात उन्होंने कही। दोबारा जब उन्होंने किया तो 356 हटाने की बात की, उन शक्तियों में प्रयोग से निर्वाचित सरकार को शपथ दिलाने की बात की। 356 जैसा कि आपने बताया था कि सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार थी जिसको डिसॉल्व किया गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय किया। 356 हमेशा ऐसे ही विवाद की जड़ रहा है। और बाद में शायद आपको ध्यान होगा एक बार एनटी रामाराव को इसी तरीके से हटाया गया था, उनको वापस लाना पड़ा था। और उसके बाद जब बम्बई जजमेंट जिसको कहते हैं 1994 का बम्बई जजमेंट, हालांकि एसआर बम्बई को उसका कोई फायदा नहीं मिला, उसके बाद जाके ये तय हुआ। उससे पहले तो ये माना जा रहा था कि राज्यपाल की निरपेक्ष शक्तियां हैं, राज्यपाल मर्जी चाहे जब अपने सदुपयोग को उपयोग करते हुए और कभी भी किसी भी विधानसभा को भंग करने की राय दे सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको मान सकता है। और जैसा कि बताया कि कई बार जो मेजोरिटी गवर्नमेंट्स थी उनको भी भंग किया गया, और माइनॉरिटी को एक बार तो आपको ध्यान होगा कि शायद जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे यह था, तो उनके एक बेटे को राज्यपाल को चंडीगढ़ से दिल्ली बुलाकर हरियाणा हाउस के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। तो इसलिए ये दुरुपयोग होना कोई नई बात नहीं, जो भी सत्ता में बैठा है उसने। और इसीलिए कभी भी जब लोग सत्ता से बाहर होते हैं दल, तब वो आर्टिकल 356 को हटाने की कंटेंट का विरोध करते हैं। वही दल जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसका कभी उसकी आवाज उसमें नहीं उठाई जाती, क्योंकि 356 वो शक्ति है जिसके माध्यम से केंद्र में बैठी हुई सरकार सारी राज्य सरकारों को मर्जी चाहे जब उसको ये फ्लोर टेस्ट का जो रूल है ये भी बम्बई केस के बाद आया। उससे पहले तो जजमेंट में दिया गया, जजमेंट में जब दिया गया फ्लोर टेस्ट तब जाकर उसको होगा। और जिसका रिफ्लेक्शन आपको कर्नाटक में भी दिखाई दिया, कर्नाटक में देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, देखने को मिला है। ये फ्लोर टेस्ट उत्तराखंड में देखने को मिला, अब यूपी में भी देखने को मिला है, कई जगह। नहीं, मेरा तो सवाल था कि क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को, संविधान तो नैतिकता की बात नहीं करता, वहां तो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से आपको चलना है, लेकिन नैतिकता की बात हम लोग करते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जब विपक्ष में हम बैठते हैं, बड़ा सा एक मंच लगता है और सामने कार्यकर्ता और जनता की भीड़ होती है, उसको संबोधित करते हैं नैतिकता के आधार पर। क्या वास्तव में नैतिकता दो तरह की मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो सोचनी चाहिए। आप अगर कोई प्री अलायंस कर रहा है तो वो भी एक नैतिकता का धर्म है कि आपको उस धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर आप टूट भी रहे हैं तो नैतिकता के आधार पे फिर ये रखिए कि बिल्कुल आज हम इस तरफ बैठे हैं चेयर के, कल उधर भी बैठ सकते हैं। तो जब वो ऐसा करेगा तो फिर हमें तकलीफ होगी, फिर हम 357 56 को हम कहेंगे कि तो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि यहां नैतिकता बनती है। एटलीस्ट महाराष्ट्र के बाद में इसे स्टॉप करने की कोशिश करिए, या फिर राजनीतिक दल ये विचार करें कि वास्तव में जो गवर्नर कर रहा है वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही चलता रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान जो भी वादे करते हैं, जो भी अपने चुनावी घोषणा पत्र देते हैं, जिन लोगों के साथ भी अपना तालमेल या वो बताते हैं, उसके बाद उनकी पालना करने की कोई कानूनी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंदर एक कमी है, क्योंकि आपने जो कहा है, आपने जो वादा किया है, यदि आप उससे हिलते हैं, बदलते हैं, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड होना चाहिए। और कॉल बैक तो एक अलग बात हो जाती है, वो तो, पर राइट टू रिकॉल तो एक अलग चीज होता है। पर ये जो इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस हैं, उनमें इनको इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। और कई बार लॉ कमीशन के सामने भी ये बात आई है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के सामने भी ये बातें आई है, परंतु पता नहीं किसी निश्चित पॉलिटिकल, हर आध बार पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि वो कभी इधर हो सकते हैं, कभी उधर हो सकते हैं, इसलिए इसमें कभी भी वो बंद कर बैठ, यानी सब जगह आरटीआई एक्ट लागू है। बड़ी बड़ी पार्टियां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी सरकार है जो आरटीआई के आधार पर ही खड़ी हुई है, पर किसी ने भी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की बाद में कोई पैरवी या वकालत नहीं की, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, चाहे आप आदमी पार्टी सीजेआई अपने ऑफिस को जब शामिल करते हैं तो एटलीस्ट ये दिखाना चाहिए कि निश्चित रूप से कि एक सत्ता का गणित और तंत्र है, वो अलग है। और संविधान, ऐसा लगता है कि संविधान को कई बार वो ओवरलैप करने की, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए संविधान के निर्माताओं का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा तो था कि जितने ईमानदार हमें पता नहीं आने वाले होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए सारी थोड़ा बहुत जो ख्याल आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो यानी जुडिशरी इंडिपेंडेंट की है, वो थोड़ा न्यायपालिका को अधिकार देंगे, नहीं तो आपत्ति हो जाती है। चलिए, नैतिकता शब्द हमारे यहाँ जुड़ी हुई नहीं है संविधान में, लेकिन नैतिकता एक आधार है। नैतिकता आधार इस नाम से है, इस हमारी परंपरा और संस्कार नैतिकता कहलाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए, क्योंकि आम जनता संविधान से बंधी हुई है। उससे मुझे लगता भी नहीं है कि कभी कोई वॉयलेशन उससे होता है, बिल्कुल नहीं होता होगा। अगर कहीं कोई अपराध करता है तो उसे भुगतना पड़ता है, उसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की, जिन कंधों पर जिसका भार है, किसे आगे चलाना चाहिए, जिम्मेदारियों को आपको वहन करना चाहिए। लेकिन अगर वहीं से रूल्स को तोड़ा जाएगा और हम नैतिकता के आड़ लेंगे या फिर कहेंगे कि बिल्कुल उसने ऐसा किया था, ये अगर चीजों का हम उपयोग करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि मूल आत्मा और भावना के साथ हम संविधान को नहीं देख रहे हैं। हम हमारी मर्जी से, हमारे हितों से, हमारे स्वार्थों से उसको देख रहे हैं। जो 70 साल बाद भी अगर ये बात हम कहें तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी है संविधान के साथ में, आम आदमी की भावना के साथ में। ये तय करना चाहिए सभी स्तंभों को कि वास्तव में 70 साल बाद बड़े ढिंढोरे पीट करके हम बड़े स्तर पर संविधान दिवस मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। हमारा संविधान 70 साल का हुआ, लेकिन कुछ नहीं करना, 70 लाइन भी नहीं लिखनी, 70 शब्दों के साथ ही अब वो कर दीजिए। इस बुजुर्ग को सम्मान चाहिए जो देना चाहिए आपको, जो हमारे संस्कारों में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।